आज हम हिंदी का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ की जानकारी लेते हैं। डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ के रचनाकार लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ये है। लेखक का जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013। हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार के रूप में लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे को पहचाना जाता है, जाना जाता है। उनकी बाल रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती है, जिन रचनाओं के द्वारा बच्चों की जो जिज्ञासा है, जान लेने की इच्छा, उस जिज्ञासा को उभारने का काम, प्रेरित करने का काम अपनी रचना के माध्यम से देवसरे जी करते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ: खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का आदि उनकी कुछ रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती है। प्रस्तुत पाठ कथा डॉक्टर का अपहरण, इस कथा के माध्यम से लेखक ने, देवसरे जी ने, विज्ञान ने तो काफ़ी प्रगति की है। बड़े बड़े उद्योगों का, कारखानों का निर्माण हो गया है। अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलता प्रदूषण, उससे बढ़ती बीमारियां आदि के ऊपर कड़ा प्रहार करके हम सबको जागरूक करने का काम लेखक देवसरे जी ने किया है। चलो तो फिर मित्रों, देखते हैं पाठ डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लापता, गुम, लापता होना, गुम होना। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। मित्रों, कुछ महीने पहले एक खबर समाचार में छपकर आई थी, डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए, किसने उन्हें अगवा किया, गायब किया, इसके बारे में कोई खबर नहीं आई। क्या हुआ था, तो रात का समय था और रात के लगभग 2 बजे थे और 2 बजे के समय उनके घर की दरवाजे के ऊपर जो बेल है, घंटी है, वह बजी थी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। और डॉक्टर को आदत थी, क्या आदत थी, जैसे ही कॉल बेल बजती, कोई दरवाज़ा खटखटाता, डॉक्टर उठ जाते थे और दरवाजे की तरफ चले जाते थे। कॉल बेल तो उनकी पत्नी ने भी सुनी, लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठी। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। मित्रों, सीरियस, चिंताजनक,
सीरियस चिंताजनक। और कोई मरीज़ पेशेंट जब सीरियस हो जाता था तब अस्पताल का जो रखवालदार है, चौकीदार है, वो घर पर रात के समय भी आता था और डॉक्टर को क्या करता था, उठाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वो भी आकर उन्हें जगा देता। रात के समय अगर कोई घर में बीमार है किसी के और डॉक्टर की ज़रूरत है तो वे भी लोग डॉक्टर के घर पर आते, उन्हें जगाते और साथ में लेकर जाते थे। यानी मरीज़ों की हर हालत में हर समय सेवा करना यह डॉक्टर भटनागर का पेशा था, उनका धर्म था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। और डॉक्टर भटनागर अपना कर्तव्य समझते थे, पहला कर्तव्य, परम सबसे बढ़कर सबसे ऊंचा, सहर्ष खुशी खुशी से अपना सबसे ऊंचा कर्तव्य समझते थे मरीजों की सेवा करना। इसलिए कोई उन्हें रात के समय 1 बजे 2 बजे उठाने के लिए आता था तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, वे खुशी खुशी मरीज की सेवा करने के लिए उनके साथ चले जाते थे। और आजकल तो मित्रों देखते हैं क्या हालत है। रात के समय अगर हम किसी दवाखाने में चले गए, बड़े दवाखाने में, तो वहाँ पर जो कोई होता है वह मरीज़ को भर्ती करवा लेता है, डॉक्टर सवेरे उठ कर आते हैं। ये चित्र आज हमें देखने को कई अस्पतालों में मिलता है। लेकिन आज भी ऐसे अस्पताल है कि रात के कितने ही बजे अगर कोई मरीज़ आता है, कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर लोग खुद आकर उसकी देखभाल करते हैं। यह है उनका परम कर्तव्य, सबसे ऊंचा कर्तव्य, डॉक्टर का धर्म, डॉक्टर का पेशा। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए और डॉक्टर ने कभी फीस की चिंता नहीं की। कोई फीस देगा या नहीं देगा, उन्होंने फीस कभी किसी से मांगी ही नहीं। उसी रात भी बेल बजते ही उन्होंने गाउन पहना। गाउन पहराव है, लोग घर पर रात को सोते समय कपड़े पहनते हैं, उसे भी गाउन कहा जाता है। अक्सर महिलाएं भी गाउन पहनती है, लेकिन यहाँ पुरुष भी गाउन पहनते हैं, जिसे लबादा कहा जाता है। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। और अक्सर देखा जाए अगर डॉक्टर साहब रात को किसी के यहाँ चले गए तो 1-2-3 घंटे के बाद वापस आते थे, नहीं तो फिर सवेरे सवेरे वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना होता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी, फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। और उस दिन रात में सुबह डॉक्टर भटनागर घर पर नहीं आए, हमेशा की तरह घर पर नहीं आए, तो पत्नी को चिंता होने लगी। उसे चिंता हुई पति घर पर वापस नहीं आए तो उसके मन में विचार आए कि घर आने के बजाय सीधे सुबह सुबह दवाखाना अस्पताल गए होंगे, किसी मरीज की हालत गंभीर होगी तो वे उधर के उधर ही अस्पताल चले गए होंगे, ऐसा विचार पत्नी के मन में आया। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। लेकिन हुआ उल्टा, मरीज ही घर पर आने लगे और डॉक्टर को पूछने लगे, डॉक्टर साहब है क्या, डॉक्टर साहब है क्या। यह देखने के बाद पत्नी को काफ़ी चिंता हुई और फिर पत्नी ने क्या किया, डॉक्टर साहब के जो मित्र थे
उन मित्रों को फ़ोन किया। उनके पास डॉक्टर साहब की पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं मिला। कुछ देर के लिए वह यह मन बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। और थोड़ी देर के लिए पत्नी ने सोच लिया, दूर के गांव गए होंगे, दूर के गांव गए होंगे और किसी कारण वे समय पर वापस नहीं आ पाए, उन्हें देर हो गई। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। और शाम हो गई और पहली रात गई, दूसरा दिन पूरा गया, शाम हो गई, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कहीं पता नहीं था। इसके कारण पत्नी काफ़ी चिंतित हो गई। और फिर पत्नी ने क्या किया, सबसे पहले पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और डॉक्टर घर पर न आने की बात उन्होंने पुलिस वालों को बता दी। लेकिन डॉक्टर भटनागर ऐसे अचानक कैसे क्या गायब हो गए, कैसे लापता हो गए, उनका कोई कारण नहीं मिल रहा था। और इसलिए पुलिस वाले भी हैरान हो गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई और पुलिस वालों ने चारों तरफ डॉक्टर को ढूंढने को शुरू कर दिया। वायरलेस से संदेश भी दिए गए, वायरलेस बेतार रेडियो। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया और डॉक्टर भटनागर गायब हो गए, लापता हो गए, यह बात सारे शहर में बिजली की तरह झट से फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। और पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में नहीं गए, क्योंकि पुलिस वाले पूछ रहे थे कौन आया था, किसने बेल बजाई थी, पूछताछ करते हैं ना। तो यहाँ पर पत्नी ने बता दिया कि उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आई थी, डॉक्टर साहब अपनी खुद की गाड़ी में नहीं गए। जिस गाड़ी के पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे, जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। और घर के बाहर पहियों के टायर, चक्का, टायरों के, बड़े टायरों के निशान थे और इसलिए अनुमान लगाया जा सकता था कि डॉक्टर साहब ट्रक या बस में गए होंगे, ट्रक या बस में गए होंगे। पुलिस वालों ने गली में, मोहल्ले में पूछताछ की कि किसी ने देखा क्या, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इतना ही नहीं तो पुलिस ने वायरलेस से, बेतार से सूचना कर दी अन्य थानों में कि कोई एक्सीडेंट की खबर, अपघात, दुर्घटना कहीं घटी है क्या, इसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो तुरंत हमें खबर कर दे। कई दिन बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। यानी डॉक्टर भटनागर कहाँ गए, कैसे गुम हो गए, इसके बारे में कोई खबर आज तक नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। और डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करने वाले थे, मरीजों की सेवा करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए उनका कोई शत्रु भी नहीं था। अगर यह शंका मन में आ जाए कि किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी, लेकिन उनका कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका करना भी कैसा है, व्यर्थ है। पुलिस अब केवल 2 ही
सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। और पुलिस वालों ने पूछताछ खोज करने के बाद उनके मन में दो विचार आ गए। पहला, एक तो किसी गुंडे ने डॉक्टर को उठाया होगा, डॉक्टर का अपहरण किया होगा। अपहरण करना, उठा ले जाना, अपहरण उठा ले जाना। और वे गुंडे डॉक्टर की पत्नी को मोटी रकम मांगेंगे, पैसा मोटी रकम मांगेंगे। और दूसरा विचार था कि कोई डाकू बीमार होगा और उस डाकू का इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब को अगवा किया होगा या उनका अपहरण किया होगा। ये दो बातों के ऊपर पुलिस साहब क्या कर रही थी, विचार कर रही थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। और दिन पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर की कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ गए, कौन लेकर गया, और इस कारण शहर में ऐसे अचानक डॉक्टर के लापता होने से भय का वातावरण, डर का वातावरण निर्माण हो गया। मित्रों, ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। गांव में से कोई गायब हो जाता है अचानक तो तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार डॉक्टर के गायब होने से तरह तरह के लोगों के मन में तरह तरह के अनेक प्रकार के विचार आने लगे। एक भय सा वातावरण, डर का वातावरण शहर में निर्माण हो गया। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया और शहर में लोगों में भय का वातावरण बना न रहे, डर का वातावरण तैयार न हो, इसलिए दोबारा डॉक्टर के अपहरण की बात खबर छपकर नहीं आई। और आज हम देखते हैं कोई घटना घटती है तो मीडिया वाले उसे दिन रात 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे नहीं, 2 दिन 3 दिन उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर समाज में, शहर में लोगों में भय न हो, डर न बना रहे, इसलिए उनके अपहरण की बात दोबारा छपकर नहीं आई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। देखो, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी और डॉक्टर साहब की पत्नी अब निराश हो गई थी, क्योंकि पति का कहीं पता न था, कहीं जानकारी नहीं मिल रही थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। बीबी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। मित्रों, जिसके ऊपर कोई घटना बीतती है उसे ही उसका पता चलता है, उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर की पत्नी सुबह होते ही दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो जाती और अपने पति का इंतज़ार करती। उसे लगता आज आएंगे, आज आएंगे, लेकिन कई महीने बीत गए। पति न आने के कारण, पति की कोई खबर न आने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और कई महीनों के बाद जब डॉक्टर की पत्नी सुबह उठी तो उसने फिर से गाड़ी के
बड़े गाड़ी के पहियों के टायर के निशान देखे, और टायर के निशान देखने के बाद उसके मन में विचार आया कि डॉक्टर भटनागर लौट कर आ गए, वापस आ गए। उसने डॉक्टर को ढूंढा लेकिन डॉक्टर नहीं मिले, और यह बात उन्होंने पुलिस को बता दी, और फिर पुलिस ने तुरंत खोज करना शुरू कर दिया। पुलिस की एक टुकड़ी, पुलिस का एक दल गट गुट डॉक्टर के घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। और मित्रों, पुलिस ने गाड़ी के पहियों के निशान से खोज शुरू की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। डॉक्टर भटनागर का पता नहीं चला। हाँ, एक सीढ़ी, कॉम्पैक्ट डिस्क सीढ़ी अवश्य मिली, सीढ़ी जो बजती है, जिसमें रिकॉर्ड किया हुआ होता है, जो एक लिफाफे में बंद थी, पॉकेट में बंद थी, और उस पॉकेट के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। अब इस सीढ़ी के अंदर क्या है, सीढ़ी में कौन सी बात है, ये सुनने की सबको उत्सुकता थी। इसलिए झट से तुरंत सीढ़ी सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजने लगी। सीढ़ी बजते ही सभी लोग क्या हो गए, भौचक्का, स्तब्ध, हतप्रभ हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी। डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। देखो मित्रों, भटनागर क्या बोल रहे थे, अब हम देखते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और सीढ़ी के अंदर डॉक्टर भटनागर अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करके भेज दिया था, और वे कह रहे थे कि तुम लोग परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं, और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व। मित्रों, डॉक्टर भटनागर बता देते हैं कि मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, और मैं धरती से दूर एक दूसरे ग्रह पर आया हूँ। मुझे इस दूसरे ग्रह पर लाया गया है। यहाँ भी दुनिया बसी हुई है, हम जैसे लोग हैं, और हमसे कई गुना, हमसे कई ज़्यादा उन लोगों ने उन्नति की है, उन्नति, तरक्की, विकास, प्रगति की है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं, मुझे इस बात का दुख है। किस बात का? कि मुझे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरा देश और पृथ्वी यहाँ से दूर लेकर गए हैं। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा भ्रम था, हमारा भ्रम था कि दुनिया में सिर्फ हम हैं। नहीं, तो दुनिया में और भी दूसरे ग्रह हैं, और उस दूसरे ग्रह पर भी दुनिया बसी हुई है, लोग बसे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस बात से आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ सबक लेंगे। मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं, अगला भाग बाद में देखते हैं।